जिस्म पर तुलम अज़म मैंने गौर किया है कि पिछले कुछ देर से मेरे बाजू, टांगों, गर्दन, चेहरे और होठों पर कई नए तुल बन गए हैं। यूं तो मेरे वालिद के जिस्म पर बहुत तुल हैं, लेकिन हमारे लिद कैंसर की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। इसके बावजूद महानिदान परेशान हूँ। क्या ये तुल किसी बीमारी की निशानदेही कर रहे हैं? अपने अपनी उम्र तहरीर नहीं की। बहरहाल आम तनाजुर में अबकत के लिए बताता चलूँ कि जिस्म पर मौजूद तुल दो किस्म के होते हैं। एक को मेडिकल ज़बान में कंजेनाटा निवाए और दूसरे को मेलानोसिटिक निवाए कहा जाता है। पहली किस्म में वो तुल हैं जो पैदाइश के वक्त हमारे जिस्म पर मौजूद होते हैं, और दूसरी किस्म में वो हैं जो उम्र के मुख्तलिफ हिस्से में जिस्म पर उभरते हैं। आमतौर पर पैदाइश के बाद 40 साल की उम्र तक उनके निकलने का सिलसिला जारी रहता है। आपने बताया कि आपके वालिद के जिस्म पर बहुत तुल हैं, तो मुमकिन है कि आपके जिस्म पर तुल निकलने की अहम वजह जेनेटिक हो। दौरान हमल अक्सर ख़वातीन के जिस्म पर बहुत से तुल निकल आते हैं या मौजूदा तुल बड़े हो जाते हैं। इनकी रंगत गहरी होने की शिकायत भी सामने आती है। मेरा मशवरा है कि आप अपनी तसल्ली के लिए किसी माहिर अमराज जल्द से स्किन कैंसर स्क्रीनिंग करवा लें। यूं तो डॉक्टर का मुआयना भी किसी मसले की निशानदेही करने में मुआविन होगा, लेकिन मीन को कंप्यूटराइज्ड मोल मैपिंग का मशवरा दूंगा। मैपिंग से 40% बेहतर तफसील मालूम होगी। तुल जिस्म के किसी भी हिस्से पर ज़ाहिर हो सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि जिस्म के मख्फी हिस्सों मसलन सर की जल्द, होठों के अंदर, हथेलियों, तलवे, नाखून के अंदरूनी हिस्से वगैरह पर ज़ाहिर होने वाले तुल को नज़रअंदाज न कीजिए। स्किन कैंसर की दुरुस्त वक्त पर की गई तशख़ीस आपकी ज़िंदगी और सेहत के लिए निहायत मुफीद साबित होगी। डॉक्टर इकरामुल्लाह अल नासिर, माहिर अमराज जल्द। कब्ज़ की शिकायत के मुझे कुछ अरसे से शदीद कब्ज़ की शिकायत है। बहुत परेशान हूँ। क्या ये बहुत नुकसानदेह है? मज़ीद कई मसाइल को दावत तो नहीं दे देगा। वैसे ये बात तो सच है कि कब्ज़ के बारे में शाज़ू नादिर ही गुफ्तगू की जाती है और आस के बारे में बहुत कम लोग ही बात करना पसंद करते हैं। लेकिन यह ज़रूरी है कि अपने इस मसले पर खुसूसी तवज्जो दें। साथ ही इस बात को भी ज़रूर नोटिस करें कि दिन में कितनी बार आप बैत अल खला जाती हैं, क्योंकि आपके जिस्म से गैर ज़रूरी खाना और जहरीले मवाद का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जान नहीं कि जिस्म में हर वक्त गैर ज़रूरी हार्मोन्स, प्रोटीन, चर्बी, कई तरह का जहरीला मवाद और मुर्दा खलियात और दीगर चीज़ें मौजूद होती हैं। ये सब चीज़ें अगर जिस्म में मौजूद दर हैं तो इंसानी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। यही वजह कि अगर कब्ज़ हो जाए तो फिर ये जहरीला मवाद और गैर ज़रूरी चीज़ें जिस्म से बाहर नहीं निकल पाती। यही जहरीला मवाद जब जिस्म से निकल नहीं पाता तो फिर ये खून में शामिल हो जाता है और फिर खून के साथ वे जिस्म में गर्दिश करने लगता है। कब्ज़ होती है तो सबसे पहला जो मसला लाहिक होता है वो सर दर्द होता है। इसके बाद पेट फूला हुआ महसूस होने लगता है। हर वक्त इंसान को यही लगता है कि जैसे पेट भरा हुआ है। कब्ज़ की वजह से इंसान को थकावट सी रहने लगती है, साथ ही जिल्द पर एक्नी भी नमूदार होने लगती है। ये दाने और कील महा से कब्ज़ की विने लगते हैं। अगर कब्ज़ जैसे मसले की सही वक्त पर निशानदेही ना की जाए तो सेहत के लिए संगीन मसाइल पैदा करने का सबब बन सकता है। फिर ऐसा मौका भी आ सकता है जब इंसान को सर्जरी तक करवानी पड़ जाए। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि आपको आखिर कब्ज़ क्यों हो रही है। जो कम फाइबर या चिकनाई पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं उन्हें कब्ज़ हो सकती है। अगर आपने कोई नया डाइट प्लान शुरू की हो तो इस नई ग़िज़ा स्लैश खुराक की वजह से इब्तिदा में कब्ज़ का मसला दरपेश हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मीठी अशिया खाने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। अगर कोई अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हो तो उसे भी कब्ज़ रहने लगती है। इसके अलावा बहुत एयर अन के लेवल में उतार चढ़ाव, ज़हनी तनाव और काम न करने और ज़्यादा सस्ती दिखाने की वजह से भी इंसान को कब्ज़ हो सकती है। जब इंसान ज़हनी तनाव का शिकार होता है तो इसकी वजह से इंसानी जिस्म पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इंसान की आंतों पर दबाव बढ़ जाता है जो कि कब्ज़ का सबब बनता है। अगर आप इस ज़हनी तनाव के मसले को हल नहीं करेंगे तो कब्ज़ का मसला भी आपके साथ रहेगा। जब इंसान को कब्ज़ हो जाती है तो वो इसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करने लगता है। कब्ज़ ख़त्म करने वाली दवाओं का मुस्तकिल इस्तेमाल आपके जिस्म को आन अद्वियात का आदी बना सकता है। यही वजह है कि इन दवाओं से परहेज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप कब्ज़ को दूर करने के लिए मायल तरीक़े इख्तियार कर सकते हैं। कब्ज़ ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप 500 ग्राम फ़ाइबर को अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल करें।
ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें ताकि फाइबर की मुनासिब मकदार आपके जिस्म को मिल जाए। अगर आपका मैदा हसास है तो फिर ये कोशिश करें कि आप उन सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर खाएं, क्योंकि जिन लोगों का मैदा हसास होता है उन्हें कच्ची सब्जियां भी हजम नहीं हो पाती। इसलिए मुनासिब फाइबर को खुराक में शामिल करने के साथ साथ उसके खाने में भी एहतियात करना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों को खुराक का हिस्सा बनाएं जिनके इस्तेमाल करने से आपको अच्छा फिट मिल सके। खुश्क मेवाजात, एवोकाडो, नारियल का तेल, नट बटर और जैतून वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको मतलूबा फिट्स मिलके और कब्ज़ की शिकायत दूर हो सके। कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। वो लोग जो ज़्यादा ग्लूटीन या कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स, कैफ़ीन या ग्लूटीन पर मबनी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती है उन्हें दिन भर में 5 से 6 आलू बुखारे खाने चुप है ना, फिर आधा एक गिलास आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करना है। आलू बुखारे को कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बेहतरीन समझा जाता है, जो इसको कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। कोशिश करें कि खीरा, अजवाइन, पुदीना, अदरक, पानी और नमक डालकर हरा जूस तैयार कर लें। इस जूस को इस्तेमाल करने से भी कब्ज़ की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। मुनासिब मिक़दार में किया जाए तो इससे भी इस्तेमाल कब्ज़ दूर हो जाती है। कोशिश करें 200 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम ज़रूर करें। माजी में कुछ भी बारा आपकी ज़िंदगी में हुआ हो इसके बारे में सोचना छोड़ दें, ज़िंदगी में नई इब्तिदा करें। पुरानी बातों को सोचकर ज़हनी तनक़ो में ही इजाफ़ा होगा, जिस वजह से कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पुरानी तल्ख़ बातों को